वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम लोग विश्व के ज्वालामुखी देखेंगे। ज्वालामुखी के बारे में पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे और कौन कौन से ज्वालामुखी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में सदाबहार टॉपिक माना जाता है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बड़ा टॉपिक है और काफ़ी समझने वाला टॉपिक है। तो इसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग विश्व के ज्वालामुखी को लेकर। सबसे पहले ज्वालामुखी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वोल्केनो। क्या बोलते हैं? वोल्केनो। हम लोग 3 टर्म के बारे में पढ़ेंगे: वोल्केनो, वोल्केनिज्म और वोल्केनिसिटी। तो 3 टर्म के बारे में पढ़ेंगे। एक तो वोल्केनो हो गया, वोल्केनोसिटी हो गया, वोल्केनोसिटी, उसके बाद वोल्केनिज्म। तो तीनों के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लें कि ये इसका मतलब होता क्या है। जैसे कि ये ध्यान से समझ लेंगे, ये एक मैग्मा चेम्बर है। जैसे कि पृथ्वी का जो अपर लेयर होता है जिसे अर्थ क्रस्ट कहते हैं, अर्थ क्रस्ट के नीचे एक और लेयर होता है और उसके नीचे जो तीसरा लेयर होता है उसे हम लोग कहते हैं मैग्मा हाउस। इसमें गर्म द्रवीय पदार्थ होते हैं, इसको मैग्मा चेम्बर भी कहते हैं। अचानक से जब प्लेटें टकराती हैं तो प्लेटें टकराती हैं तो इससे क्या होते हैं, ये जो द्रव होती हैं ऊपर की ओर बाहर आती हैं, क्योंकि कोई भी जब टकराएगा तो टकराने के बाद यहाँ पे धक्का देगा तो क्या होगा, ऊपर की ओर भागेगा। तो जब ऊपर की ओर भागेगा तो इस क्रस्ट को पार करेगा और एक तरह से एक नली का निर्माण होगा। इसी नली को हम लोग क्या कहते हैं? इसी नली को ज्वालामुखी कहते हैं। इसी नली को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। और ये जो पूरी, और उसके बाद ज्वालामुखी के बाद ये जो बाहर निकलता है, जो मैग्मा बाहर निकलता है उसे लावा कहते हैं। क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। और इसको वोल्केनिसिटी कहते हैं, ज्वालामुखीयता कहते हैं। और जब ये ज्वालामुखी, ये पूरी प्रक्रिया नली से मैग्मा जाने के बाद जो मैग्मा का लावा के रूप में बदलकर भूमि पर गिरकर ठंडा होकर चट्टान बनने तक की पूरी प्रक्रिया को वोल्केनिज्म कहते हैं, ज्वालामुखी प्रक्रिया कहते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग इसको पूरा डिटेल में। सबसे पहले यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये एक ज्वालामुखी का एक पर्वत है। ये ज्वालामुखी जो ये लंबा नली दिखाई दे रहा है इसे ज्वालामुखी पाइप या नली कहते हैं, वोल्केनिक पाइप या ज्वालामुखीय नली कहते हैं। इससे क्या होता है कि दुर्बलता मंडल से मैग्मा जो होता है बाहर निकलता है। तो मैग्मा निकलने वाले दुर्बलता मंडल तक जो नली होती है, जो या जो पाइप होता है या रास्ता होता है या छिद्र होता है, उसे ही वोल्केनो कहते हैं। वास्तव में वोल्केनो को लोग कह देते हैं कि ये मैग्मा निकलना, तो ज्वालामुखी का मतलब होता है केवल नली। जो पाइप होता है या नली होता है या रास्ता होता है या छिद्र होता है, जहाँ से होकर दुर्बलता मंडल से मैग्मा बाहर निकलता है। मैग्मा क्या होता है? बाहर निकलता है। इसी को हम लोग ज्वालामुखी कहते हैं। इसे वोल्केनिक पाइप भी कहते हैं, ज्वालामुखीय नली भी कहते हैं। ज्वालामुखी जो ऊपरी छोर होता है उसको ज्वालामुखीय क्रेटर कहते हैं, वोल्केनिक क्रेटर कहते हैं। यानी कि ज्वालामुखी फटने के बाद जो नली का ऊपरी सिरा होता है, ऊपरी मुंह होता है जिससे मैग्मा बाहर निकलता है, उसी मुंह को क्रेटर कहा जाता है, वोल्केनिक क्रेटर या ज्वालामुखीय क्रेटर कहते हैं। ज्वालामुखी छिद्र है ये ज्वालामुखीय छिद्र है। उसके बाद जब ये मैग्मा बाहर की ओर निकलते हैं तो गर्म लिक्विड के रूप में बाहर निकल चुकी
उनका टेम्परेचर जो होता है जब ये बाहर निकलते हैं तो 600 से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो जब वो नीचे निकलेगा तो पिघलेगा, पिघलने के बाद वो चूँकि लिक्विड के रूप में रहता है तो पीला गर्म द्रव के रूप में निकलता है और वो उसी मैग्मा को लावा कहते हैं। और वह लावा एक आकार धारण करता है जिसको हम लोग ज्वालामुखीय शंकु कहते हैं। वह एक शंकु के रूप में धारण करते जाता है इस तरह से, जिसको हम लोग वोल्केनिक कोन कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्केनिक कोन, ज्वालामुखीय शंकु। अब यहाँ पे है कि ये देखिए, ये है हमारा एक पृथ्वी। इस पृथ्वी का यह जो ऊपरी वाला भाग है ये क्या है? स्थल मंडल है, जिस पे हम लोग रहते हैं। ये स्थल मंडल है। यहाँ पे इसके नीचे 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक का जो रेंज होता है वो स्थल मंडल का होता है। इसको ध्यान से समझ लेंगे। जैसे ये एक पृथ्वी है, पृथ्वी का ये कोर है, तो 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक का जो रेंज होता है उसे स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल 100 से लेकर ये जो 200 किलोमीटर तक का रेंज है इसको हम लोग स्ट्रेथोस्फीयर कहते हैं, दुर्बलता मंडल कहते हैं। स्टेथनोस्फीयर, स्टेथनोस्फीयर कहते हैं दुर्बलता मंडल। और यहीं पे मैग्मा होता है, गरम लावा, गरम जो होता है लिक्विड के रूप में चट्टानें, इसी में होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग मैग्मा हाउस कहते हैं। यहाँ पे अर्धद्रव अवस्था में होता है कौन? तो अर्धद्रव अवस्था में मैग्मा होता है। पूरे द्रव अवस्था में नहीं, अर्धद्रव अवस्था में मैग्मा होता है। सेमी लिक्विड प्लास्टिक कंडीशन, ये प्लास्टिक कंडीशन में होता है, अर्थात थोड़ा सा कड़ा भी होता है और अर्धद्रव के रूप में होता है। इसे मैग्मा हाउस कहते हैं। दुर्बलता मंडल को मैग्मा हाउस, इसे मैग्मा चेम्बर या मैग्मा हाउस, क्योंकि मैग्मा इसी से निकलता है। और ये मैग्मा क्या होते हैं? यही मैग्मा ज्वालामुखी के समय धरातल पर बाहर निकलते हैं। यही मैग्मा क्या होते हैं? ज्वालामुखी विस्फोट के समय धरातल पर बाहर निकलते हैं। अब ये हो गया ज्वालामुखी। अब यहाँ पे देखिए, दुर्बलता मंडल जो है नीचे में भी होता है, क्रोड में भी होता है। तो वो जो द्रव होते हैं वो पूरी तरह से लिक्विड की अवस्था में होते हैं, क्योंकि ये सबसे नीचे का तापमान बहुत ज़्यादा होता है क्रोड में। तो वो जो मैग्मा होता है तो वो मैग्मा हानिकारक होता है, क्योंकि वो बहुत लिक्विड के रूप में निकलता है। जब वो तेज़ी से बाहर निकलेगा तो चारों तरफ छितरा जाता है और दूर दूर तक फैलता है। तो 2900 से लेकर 5100 किलोमीटर के बीच का एरिया भी यह कहलाता है ऊपरी क्रोड, जो कि पूरी तरह से द्रव अवस्था में होता है और यहाँ पे भी मैग्मा पाया जाता है, लेकिन ये काफ़ी लिक्विड अवस्था में होता है। अब है हम ज्वालामुखीयता के बारे में हम लोग देखें। वोल्केनिसिटी क्या है? तो ताप एवं दाब के प्रभाव से दुर्बलता मंडल से मैग्मा की उत्पत्ति और उसके बाद ज्वालामुखी नली से उसका धरातल पर बाहर द्रवित अवस्था में निकलने की प्रक्रिया को ज्वालामुखीयता या वोल्केनिसिटी कहते हैं। तो चूंकि अंदर में ताप क्या है, अभी हमने बताया काफ़ी ज़्यादा है, तो ताप और दाब के प्रभाव से दुर्बलता मंडल से मैग्मा क्या होता है? तो मैग्मा का निर्माण होता है धरातल के अंदर में। और जब अंदर की धरातल की चट्टानें प्लेटें टकराती हैं तो वो मैग्मा ज्वालामुखीय नली से, अर्थात ज्वालामुखीय छिद्र या पाइप से बाहर निकलती है। और किस अवस्था में? तो लिक्विड अवस्था में, द्रव अवस्था में। और उसी को वोल्केनिसिटी या ज्वालामुखीयता कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब वोल्केनिज्म क्या है? वोल्केनिज्म ज्वालामुखी को पूरी प्रक्रिया को कहते हैं, यानी कि ज्वालामुखी में मैग्मा का निर्माण होना, मैग्मा का बाहर निकलना, और मैग्मा बाहर निकलता है तो वो लावा के रूप में बाहर निकलता है।
जब बाहर निकलता है तो उसी मैग्मा को लावा कहते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे ठंडा होकर ठोस रूप में बदल जाता है और उसका रंग पीला होते जाता है, अंदर से लाल रूप में निकलता है। चूँकि बाहर का टेम्परेचर अब अंदर से क्या है तो कम है, तो इन लावा का ठंडा होने के बाद जो चट्टान बनता है, तो इस पूरी प्रक्रिया को ही हम लोग वोल्केनिज्म या ज्वालामुखी प्रक्रिया कहते हैं। तो ज्वालामुखीय पदार्थ का ज्वालामुखी नली से बाहर निकलने के बाद उसका पृथ्वी से बाहर आकर धरातल के ऊपर समस्त आकृतियों के निर्माण तक की पूरी प्रक्रिया को वोल्केनिज्म या ज्वालामुखी प्रक्रिया कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए कि ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो कौन कौन सा पदार्थ बाहर निकलता है, तो का खासा इम्पोर्टेंट है। ज्वालामुखी उद्गार के बाद कौन कौन सा पदार्थ बाहर निकलता है, तो उसे भी हम लोग देखें। पहला तो है ठोस पदार्थ बाहर निकलता है, द्रव पदार्थ बाहर निकलता है और फिर गैसीय पदार्थ बाहर निकलता है। तो ठोस, द्रव और गैस तीनों जो हैं वह बाहर निकलते हैं। तो ठोस पदार्थ में कौन कौन बाहर निकलते हैं? ज्वालामुखीय बम, लैपिली, टफ, प्यूमिस और स्कोरिया। तो पांच प्रकार के ठोस पदार्थ बाहर निकलते हैं ज्वालामुखीय उद्गार के समय ठोस पदार्थ के रूप में। कौन कौन? एक है ज्वालामुखीय बम, दूसरा है लैपिली, तीसरा है टफ, चौथा है प्यूमिस और पांचवा है स्कोरिया। द्रव पदार्थ में निकलता है मैग्मा। द्रव पदार्थ में क्या निकलता है? मैग्मा। और गैसीय पदार्थ में बहुत सारा निकलता है, जिसमें जलवाष्प, सबसे ज़्यादा जलवाष्प निकलता है 63%। सबसे ज़्यादा जलवाष्प निकलता है 63%। उसके बाद SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, ये निकलता है 21%। इसके बाद CO2 19%। सॉरी, CO2 जो होता है वो 16% निकलता है। बाकी जो बच जाता है वो सभी अमोनिया, हीलियम, नाइट्रोजन, मीथेन भी निकलता है, याद रखेंगे, मीथेन भी निकलता है। तो ये सभी निकलते हैं ज्वालामुखी। हाइड्रोजन भी थोड़ा सा निकलता है, लेकिन एग्जाम में एक बार पूछा गया है ऑक्सीजन भी। एग्जाम में एक बार पूछा गया है ऑक्सीजन भी। तो ऑक्सीजन जो है वो बाहर नहीं निकलता। अब सवाल उठता है कि जब, चूंकि अंदर में ऑक्सीजन होता ही नहीं है, अगर ऑक्सीजन होता तो नीचे में भी जीव की उत्पत्ति हो जाती। और अब सवाल उठता है कि जब ऑक्सीजन है ही नहीं तो फिर केंचुआ, मेढक ये सभी अंदर में जिंदा कैसे रहते हैं? चूँकि धरातल के नीचे पानी है, तो पानी के ऑक्सीजन को वो क्या करते हैं? सांस लेते हैं और उसी से वो जिंदा रहते हैं। ठीक है। तो गैसीय पदार्थ में क्या क्या निकलते हैं? जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे ज़्यादा मात्रा में जलवाष्प निकलता है और इसको लेकर एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इसके बाद अमोनिया, NH3, हीलियम, नाइट्रोजन ये सभी बहुत कम मात्रा में निकलते हैं। मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया, हीलियम, नाइट्रोजन ये सभी बहुत ही कम मात्रा में निकलते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा निकलता है जलवाष्प। दूसरे नंबर पर सल्फर डाइऑक्साइड और तीसरे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक है। अब देखिए कि हम लोग देखें कि ये सभी चीज़ वास्तव में हैं क्या। जैसे कि ज्वालामुखीय बम, यहाँ हम लोग इस फिगर से समझेंगे, पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये एक क्या है? मैग्मा हाउस है, दुर्बलता मंडल है। इस दुर्बलता मंडल से, इस नली से होकर विस्फोट हुआ ज्वालामुखी, ये मैग्मा बाहर निकला। ये मैग्मा क्या है? बाहर निकला।
ये है दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल है और इसे हम लोग कहते हैं मैग्मा हाउस। क्या बोलेंगे? इसे मैग्मा हाउस कहते हैं, मैग्मा हाउस कहते हैं। जब ये मैग्मा हाउस से होकर ये ऊपर की ओर बाहर निकलेंगे, क्या जो मैग्मा है इस तरह से मैग्मा हाउस से जब बाहर निकलेगा तो ऊपर की, चूंकि जितना ही ज़्यादा प्लेटें टकराएंगी उतना ही ज़्यादा प्रेशर बनेगा, तो उतना ही ज़्यादा ऊपर की ओर ये छितराएंगी। ऊपर की ओर क्या होंगे? तो छितराएंगे। तो जब ये ऊपर की ओर छितराएंगे तो बहुत सारे पदार्थ अंदर से बाहर निकलेंगे। कुछ ठोस अवस्था में निकलेंगे, कुछ लिक्विड अवस्था में, कुछ छोटे कंकड़ पत्थर निकलेंगे। और चूँकि अंदर से जब द्रव निकल रहा है गरम गरम, तो भाप भी निकलेगा, जलवाष्प भी निकलेगा, जलवाष्प भी निकलेगा। तो इस तरह से बहुत सारे जलवाष्प भी निकलेंगे। तो कई प्रकार के पदार्थ निकलेंगे और साथ ही साथ ये गर्म होकर इस तरह से लावा का रूप में बाहर निकलेगा। तो ये प्रक्रिया होगा। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे, यहाँ पे क्या समझने वाली चीज़ है कि जब ये बाहर निकला तो जो बड़े चट्टानें होती हैं, बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं, छितरा जाते हैं, उन्हें ज्वालामुखीय बम कहते हैं, ज्वालामुखीय बम कहते हैं। तो ज्वालामुखी विस्फोट के समय जो बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े बाहर छितराते हैं उन्हें ज्वालामुखीय बम कहते हैं। तो ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले सबसे बड़े चट्टानी ठोस पदार्थों को ज्वालामुखीय बम कहते हैं। जब ये बाहर नीचे गिरेंगे तो काफ़ी ध्वनि उत्पन्न करेंगे, काफ़ी जो है एनर्जी के साथ बाहर गिरेंगे और ये काफ़ी आवाज़ के साथ ज़मीन पर गिरेंगे। इसके बाद कुछ जो छोटे छोटे पदार्थ होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े, उन्हें लैपली कहा जाता है। जैसे कि ये छोटे छोटे जो टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, इन्हें लैपली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैपली। तो ज्वालामुखी विस्फोट के समय जो मटर या अखरोट के दाने के समान जो छोटे छोटे ठोस पदार्थ बाहर निकलते हैं उन्हें लैपली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैपली। जो मटर या अखरोट के समान छोटे छोटे ठोस पदार्थ बाहर निकलते हैं, चट्टानी पदार्थ, उन्हें लैपली कहा जाता है। इसके बाद है प्यूमिस। अब है कि ये प्यूमिस, अब प्यूमिस किसे कहते हैं ध्यान से देखिए। ज्वालामुखीय विस्फोट के समय ज्वालामुखीय विस्फोट के समय जो द्रवित मैग्मा झाग के रूप में बाहर निकलता है और फिर पृथ्वी पर आकर यह ठोस नोकदार पिंड में बदल जाता है, अर्थात एक शंकु के रूप धारण कर लेता है, उसी को ही प्यूमिस कहते हैं। उसी को ही क्या कहते हैं? प्यूमिस कहते हैं। तो ज्वालामुखी विस्फोट के समय कुछ जो द्रवित मैग्मा बाहर निकलते हैं झाग के रूप में, और जब पृथ्वी से बाहर आते हैं तो वे ठोस बनकर नोकदार पिंड के रूप में बदल जाते हैं, जिन्हें प्यूमिस कहा जाता है। उसके बाद टफ क्या है? तो ज्वालामुखी विस्फोट के समय जो राख और गैस निकलते हैं और घनीभूत होकर ठोस में बदल जाते हैं, उन्हें ही टफ कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? टफ कहा जाता है। तो ज्वालामुखी विस्फोट के समय जो राख और गैस का पूरा घना जो बादल निकलता है, जिसे घनीभूतीकरण कहते हैं। घनीभूति का मतलब जब ऊपर निकलते हैं तो गुच्छे के रूप में इस तरह से बड़े आकार के रूप में निकलते हैं और फिर वो ठोस के रूप में बदल जाते हैं, इसे ही टफ कहा जाता है। स्कोरिया क्या है? तो ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले जो धारदार चट्टानी टुकड़े होते हैं उन्हें स्कोरिया कहा जाता है। तो ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले धारदार चट्टानी टुकड़ों को इस तरह से
जो चट्टानी टुकड़े निकलते हैं उन्हें स्कोरिया कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? स्कोरिया। इसके बाद है द्रव पदार्थ। इसके बाद निकलता है द्रव पदार्थ। तो द्रव पदार्थ के रूप में निकलता है मैग्मा। द्रव पदार्थ के रूप में क्या निकलता है? मैग्मा। देखिए, मैग्मा जो है धरातल के अंदर से जब बाहर निकलता है तो उसका टेम्परेचर रहता है 600 से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस। कितना रहता है? 600 से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस। कहाँ से निकलता है? तो इसका मुख्य स्रोत है दुर्बलता मंडल, स्टेनोस्फीयर, दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल मैग्मा। अब सवाल उठता है कि इसी दुर्बलता मंडल में ही मैग्मा क्यों बनता है? तो दुर्बलता मंडल में मैग्मा बनने का कारण है कि यहाँ पर रेडियो सक्रिय पदार्थों का विघटन होता है, ताप और ऊर्जा की उत्पत्ति होती है और उसके बाद पदार्थ द्रव अवस्था में चले जाते हैं और इसी द्रव पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। तो दुर्बलता मंडल में मैग्मा क्यों बनता है कि इस दुर्बलता मंडल में रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं जिनका चूँकि अंदर में ताप ज़्यादा होता है तो ताप और दबाव के कारण इनका विघटन होता है और विघटन होने के बाद यहाँ और अधिक ताप और ऊर्जा की उत्पत्ति होती है और ये द्रवित अवस्था में बदल जाते हैं, द्रव के रूप में बदल जाते हैं और यही द्रवित पदार्थ मैग्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? मैग्मा। मैग्मा में कौन कौन से पदार्थ होते हैं? तो सिलिका और मैग्नीशियम। मैग्मा में सिलिका और मैग्नीशियम होते हैं। तो मैग्मा में कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं? सिलिका और मैग्नीशियम। मैग्मा के जो प्रकार होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं, एक अम्लीय और एक क्षारीय। तो मैग्मा दो प्रकार का होता है जो धरातल के अंदर से निकलता है, एक अम्लीय मैग्मा होता है और दूसरा क्षारीय मैग्मा। जो अम्लीय मैग्मा होता है उसमें सिलिका ज़्यादा होता है, मैग्नीशियम कम होता है। तो अम्लीय मैग्मा में सिलिका ज़्यादा होता है और मैग्नीशियम कम होता है। याद रखेंगे कि अम्लीय जो मैग्मा होता है उसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है और मैग्नीशियम की मात्रा कम होती है। साथ ही साथ सिलिका की अधिकता के कारण इसका रंग कैसा होता है? पीला होता है। सिलिका के अधिकता के कारण इसका रंग पीला होता है। द्रव जो होता है इसका जो द्रव रूप होता है अधिक गाढ़ा होता है और चिपचिपा होता है, अर्थात मोर विस्कस एंड पेस्टी होता है। याद रखेंगे। तो जो अम्लीय मैग्मा होता है उसका रंग कैसा होता है? पीला, और इसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है, मैग्नीशियम की मात्रा कम होती है। सिलिका की अधिकता के कारण इसका रंग पीला होता है और इसका जो द्रवित रूप होता है वह अधिक गाढ़ा होता है, अर्थात मोर विस्कस होता है, और चिपचिपा होता है, अर्थात पेस्टी होता है। अब चूंकि यह अधिक गाढ़ा होता है तो इसी कारण इसका प्रसार क्या होगा? कम होगा, देर से ठंडा होगा। यह काफ़ी देर से क्या होगा? ठंडा होगा। और इसका जो उद्गार होता है केंद्रीय ज्वालामुखी में इसकी उत्पत्ति होती है। केंद्रीय उद्गार का जो ज्वालामुखी है वहाँ पे इसकी ज़्यादातर उत्पत्ति होती है। केंद्रीय उद्गार का मतलब ये इस तरह से, तो वहाँ पे इसकी उत्पत्ति ज़्यादा होती है अम्लीय का। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्षारीय। जो क्षारीय होता है, क्षारीय मैग्मा ठीक अम्लीय से उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि मैग्नीशियम अधिक होता है, सिलिका कम होता है। मैग्नीशियम अधिक होता है और सिलिका कम होता है। जब सिलिका का कम होगा तो मैग्नीशियम की अधिकता के कारण इसका रंग काला होगा। इसका रंग कैसा होगा? काला होगा। इसका जो द्रवित रूप है वह अधिक पतला होगा और कम चिपचिपा होगा। तो इसका द्रवित रूप अधिक पतला होगा और कम चिपचिपा होगा, और जब अधिक पतला होगा तो प्रसार क्या होगा? अधिक होगा। और जैसे ही प्रसार अधिक होगा
तो यह क्या होगा, तो जल्दी से ठंडा हो जाएगा। यह क्या होगा, जल्दी से ठंडा होगा। देखिए, जब प्रसार कम होगा तो देर से ठंडा होगा, और जब प्रसार अधिक होगा तो जल्दी से ठंडा होगा। क्योंकि जब जैसे कि कपड़े को सुखाना है जल्दी, तो उसको हम लोग छितरा के सुखाते हैं, चूँकि उस पर पूरी एरिया पर जलवाष्प की मात्रा ऊपर उड़ती है, धूप लगता है। और यह जो होता है बेसाल्ट मैग्मा का उत्पादन और दरारी उद्भेदन में यह निकलता है। इसमें बेसाल्ट मैग्मा का उत्पादन होता है और इसकी उत्पत्ति दरारी उद्भेदन में होती है। किसमें, दरारी उद्भेदन में। जबकि जो अम्लीय मैग्मा है वह केंद्रीय उद्भेदन में इसकी उत्पत्ति होती है। जो केंद्रीय उद्भेदन का ज्वालामुखी है उसमें इसकी उत्पत्ति होती है। अब देखिए, ये तो था हमारा द्रवित। अब आते हैं गैस में। गैस में कौन कौन से गैसीय पदार्थ निकलते हैं, तो ज्वालामुखी उद्गार के समय सबसे ज़्यादा निकलने वाला गैस है जलवाष्प। कौन है, जलवाष्प। 60% से भी ज़्यादा, अभी हमने बताया कितना, 63%। उसके बाद है सल्फर डाइऑक्साइड अर्थात SO2। इसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2। तो इसी को लेकर एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इसी को लेकर। अब देखिए, जलवाष्प जो है यह एक हरित गृह गैस है, ग्रीन हाउस गैस है, जो हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करता है। तो जहाँ पे ग्रीन हाउस गैस आ गया तो प्रकृति में तापमान की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है। तो जलवाष्प क्या है, एक हरित गृह गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। जो ज़्यादा मात्रा में निकलेगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट अर्थात ग्लोबल वार्मिंग पैदा करेगा, जिससे प्रकृति में तापमान बढ़ जाएगा। इसके बाद निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। SO2, यह जो SO2 है जल के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, H2SO4 बनाता है। क्या बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। यह सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करता है कि वर्षा जल के साथ धरातल पर आता है और इसी को एसिड रेन अर्थात अम्ल वर्षा कहते हैं। तो यह जो सल्फर डाइऑक्साइड जल के साथ जब अभिक्रिया करेगा, जब ऊपर में जब ये गैस जाएगा तो वर्षा की बूंदों के साथ यह अभिक्रिया करेगा, और अभिक्रिया करने के बाद यह H2SO4 अर्थात अम्ल का निर्माण करेगा। और यही जब वर्षा होगा जिसे अम्ल वर्षा कहते हैं, एसिड रेन। और इसी अम्ल वर्षा के कारण आज ताजमहल का रंग पीला पड़ गया है। जो नदियों और तालाबों का जल है वो प्रदूषित हो जाता है। अब है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, एक प्रकार का हरित गृह, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है, और इसी के कारण इस ग्लोबल वार्मिंग प्रकृति में ज़्यादा बढ़ गया है। तो आज प्रकृति में ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है, तो यही है कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना। क्योंकि पेड़ पौधों की मात्रा कम होते जा रही है तो CO2 की मात्रा बढ़ते जा रही है। तो यह ग्रीन हाउस गैस है जो कि हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करता है, और इसी के कारण ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति आ गई है। ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाले जलवाष्प का योगदान किसमें होता है, जल चक्र में। सल्फर डाइऑक्साइड का योगदान सल्फर चक्र में, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान कार्बन चक्र में होता है। ठीक है। अब एक टर्म आता है भू जैव रासायनिक चक्र, जियो बायोकेमिकल साइकिल। जियो बायोकेमिकल साइकिल अर्थात भू जैव रासायनिक चक्र। तो विभिन्न चक्रों के माध्यम से प्रकृति में जो गैसों का निर्माण होता है और उसका विकास होता है, जैसे कि अमोनिया चक्र, नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, जल चक्र। तो इन सभी चक्रों को हम लोग भू जैव रासायनिक चक्र अर्थात जियो बायोकेमिकल साइकिल कहते हैं। विभिन्न चक्रों के माध्यम से प्रकृति में जो गैसों का निर्माण होता है और उसका विकास होता है, जैसे कि अमोनिया चक्र, नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, जल चक्र। तो इन सभी को ही हम लोग भू जैव रासायनिक चक्र कहते हैं।
अब है ज्वालामुखी का वर्गीकरण। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, इनको कितने भागों में बांटा गया है उसको देखेंगे। तो ज्वालामुखी के वर्गीकरण की बात की जाए तो इसे दो भागों में बांटा गया है। एक इसके इंटेंसिटी के आधार पर और इसके टाइम के आधार पर। तो एक होता है ज्वालामुखी की तीव्रता के आधार पर, उद्गार की तीव्रता के आधार पर कि कितना तेजी से निकला, और दूसरा है ज्वालामुखी के उद्गार की अवधि के आधार पर या फिर इसके सक्रियता के आधार पर। तो एक है उद्गार की तीव्रता के आधार पर और दूसरा है उद्गार की अवधि के आधार पर। इसे ही सक्रियता के आधार पर भी कहा जाता है। तो जो उद्गार की तीव्रता के आधार पर निकलता है इसे केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी और दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये जो उद्गार की तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखी होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी और दूसरा दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी। तो केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी और दरारी उद्भेदन वाले, केंद्रीय का मतलब एक केंद्र से हुआ और दरारी का मतलब एक बहुत दरार पड़ गया, इस तरह से दरारें बहुत सारी पड़ गई। तो जो केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी हैं इनके बारे में थोड़ा सा देखें। तो ये जब ज्वालामुखी का उद्गार पाइप या नली या नस के माध्यम से होता है तो इन्हें केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी कहते हैं। जब जो ज्वालामुखी का उद्गार है पाइप के माध्यम से, नली के माध्यम से या नस के माध्यम से होता है तो उन्हें केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी कहते हैं। इस केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी में जो मैग्मा निकलता है वह किस प्रकार का होता है? तो वो अम्लीय मैग्मा होता है। कैसा? अम्लीय। इसका चूँकि अभी हमने बताया है कि जब अम्लीय मैग्मा होगा तो उसका प्रसार बहुत ही कम होगा। क्यों? क्योंकि गाढ़ा और चिपचिपा निकलेगा, विस्कस और पेस्ट्री के रूप में निकलेगा। और जब प्रसार कम होगा तो वो सेमी लिक्विड अवस्था में होगा। कैसा अवस्था में? सेमी लिक्विड अवस्था में। और ये ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण करते हैं। तो केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखीय पर्वत का निर्माण करते हैं, वोल्केनिक माउंटेन का निर्माण करते हैं। इनका जो क्रेटर का मुख होता है छोटा होता है, अर्थात ये जब ज्वालामुखी निकलेंगे तो ये जो मुख होता है ये छोटा होता है। और आवाज़ की तीव्रता के आधार पर ये 5 प्रकार के होते हैं। तो ये आवाज़ की तीव्रता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। पहला है हवाईयन प्रकार। पहला क्या है? हवाईयन प्रकार है। तो हवाईयन प्रकार जो है हवाईयन प्रकार जो है ये शांत रूप में प्रकट होते हैं। अर्थात ये जब उद्गार होते हैं तो इनमें किसी प्रकार की कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, शांत रूप में प्रकट होते हैं। इनमें हवाईयन हॉट स्पॉट बनता है। हवाईयन हॉट स्पॉट का मतलब होता है कि जहाँ ये निकलते हैं वहाँ एक छिद्र बन जाता है, एक स्पेशल जगह बन जाता है। इसे हवाईयन हॉट स्पॉट, जैसे ये है, ये हवाईयन प्रकार का ये एक हवाईयन हॉट स्पॉट है। इसका मुंह चौड़ा होता है। इसका मुंह कैसा होता है? चौड़ा होता है। और साथ ही साथ इनमें बैसाल्टिक मैग्मा निकलता है। कैसा मैग्मा निकलता है? बैसाल्टिक मैग्मा। अर्थात ये जब बाहर निकलेगा तो जो मैग्मा से चट्टान बनेगा वो बैसाल्टिक चट्टान बनेगा। शांत रूप में ये प्रकट होते हैं। इनका द्रव रूप पतला होता है। कैसा? और कम गाढ़ा होता है। तो इनका जो द्रव रूप होगा पतला होगा और कम गाढ़ा होगा। दूसरा है स्ट्रम्बोलियन प्रकार। दूसरा कौन है? स्ट्रम्बोलियन प्रकार। देखिए हवाईयन प्रकार में अगर बात की जाए तो उत्तर अमेरिका का जो हवाई द्वीप है तो वहाँ पे है माउंट मोना लोआ, उसके बाद माउंट मोनाकी
और सबसे इम्पोर्टेंट है किलामू या फिर किलायू, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है वो, माउंट किलायू या माउंट किलामू। तो ये सभी हवाईयन प्रकार के ज्वालामुखी हैं। इसके बाद अस्ट्रम्बोलियन प्रकार, ये है अस्ट्रम्बोलियन प्रकार। तो अस्ट्रम्बोलियन प्रकार जो होते हैं ये सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं। तो अस्ट्रम्बोलियन प्रकार जो है वो कहाँ पे है, तो ये सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं और भूमध्य सागर की इटली के उत्तर में एक है सिसिली द्वीप और उसके दक्षिण में है लिपारी द्वीप। तो इसी लिपारी द्वीप पर स्थित है कौन, स्ट्राम्बोली, माउंट स्ट्राम्बोली इटली में है, जो कि सिसिली द्वीप के दक्षिण में और इटली के दक्षिण में, सिसिली के उत्तर में और इटली के दक्षिण में है लिपारी द्वीप पर। और इनका जो आवाज़ होता है हवाईयन द्वीप से कुछ ज़्यादा होता है, हवाईयन द्वीप से कुछ ज़्यादा होता है। और ये एक्टिव वोल्केनो होते हैं, सक्रिय होते हैं। इन्हें भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, क्योंकि इनके निकलने से जो भूमध्य सागर है उसमें लगातार ज्वाला प्रज्वलित होती रहती है, जिसके कारण वहाँ पे निरंतर चमकता रहता है और इसी कारण इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। इसके बाद है ज्वालामुखीय प्रकार। तो निश्चित तौर पे है ज्वालामुखीय प्रकार, ये ज्वालामुखी के रूप में होंगे। कैसे, ज्वालामुखी के रूप में। तो ज्वालामुखीय प्रकार जो है वह ज्वालामुखी की तरह होता है। तो इनमें क्या होगा कि इनमें जो ध्वनि होगा वह स्ट्रम्बोली से कुछ ज़्यादा होगा। अब देखिए मुख जो होता जा रहा है वो थोड़ा सा पतला होते जा रहा है और इनमें गैस की मात्रा ज़्यादा होती जा रही है, गैस की मात्रा ज़्यादा होती जा रही है। जिस प्रकार स्ट्रम्बोली में गैस की मात्रा कम थी, आग ज़्यादा था, अब आग कम होगा और गैसें ज़्यादा होगी। चौथा जो है यह है विसुवियन प्रकार। चौथा है विसुवियन प्रकार। विसुवियन प्रकार जो है, विसुवियन प्रकार का ज्वालामुखी यह प्रशांत महासागर की, तो विसुवियन प्रकार, और ये जो जैसे माउंट विसुवियस यह भी इटली में है। माउंट विसुवियस कहाँ पे है, इटली में है। तो यह एक ज्वालामुखीय प्रकार है। और उसके बाद बात की जाए तो पेलियन प्रकार, पांचवा जो है वो है पिलियन प्रकार। इनमें सबसे प्रचंड आवाज़ होता है। क्यों, क्योंकि इसमें धुआं जो होता है, धुआं और राख काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निकलता है एक छोटे मुंह से, एक छोटे मुंह से। विसुवियन और जो ज्वालामुखीय प्रकार है ये एक ही प्रकार के ज्वालामुखी हैं, ये एक ही प्रकार के हैं। और जो पांचवा है पेलियन प्रकार, इनमें सबसे प्रचंड आवाज होता है। क्या होता है, तो पिलियन प्रकार में सबसे प्रचंड आवाज होता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में धुआं और गैस निकलता है, पदार्थें निकलती है, चट्टानें निकलती हैं और इसका मुंह काफ़ी छोटा होता है। तो जब छोटा होगा तो जब नीचे से निकलेगा, तो जब मुंह छोटा होगा तो जब नीचे से निकलेगा तो वह तेज़ी से क्या करेगा, इनको क्रॉस करेगा। तो क्रॉस करेगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में यह ध्वनि उत्पन्न करेगा। जैसे कि प्रशांत महासागर में जो इंडोनेशिया का क्रोकाटोआ ज्वालामुखी है, प्रशांत महासागर में इंडोनेशिया का क्रोकाटोआ ज्वालामुखी है, यह एक प्रकार का पिलियन प्रकार का ज्वालामुखी है। और उसके बाद प्रशांत महासागर की माटर्नित द्वीप पर पीली ज्वालामुखी है। प्रशांत महासागर की माटर्निप द्वीप पर पीली ज्वालामुखी है, जो एक पिलियन प्रकार की ज्वालामुखी है। देखिए जो भी चीज़ बताया जा रहा है कि ये ज्वालामुखी कहाँ पे है, उस क्षेत्र को निश्चित तौर पे दिमाग पे नोट रखेंगे। तो पूछा जाएगा कि पीली ज्वालामुखी प्रशांत महासागर की माटर्निप द्वीप पर, और पूछा जाएगा क्रोकाटोआ ज्वालामुखी,
तो ये इंडोनेशिया में है, प्रशांत महासागर में। छठा है भ्रंश या रिफ्ट ज्वालामुखी। दरारी ज्वालामुखी है फ्रांस, जिसमें सिंपल सी बात है, यह दरार बनाएगा, एक भ्रंश बनाएगा, घाटी के रूप में बनाएगा। तो छठा है भ्रंश या रिफ्ट ज्वालामुखी। अब है दूसरा जो है दरारी उद्भेदन ज्वालामुखी। दरारी उद्भेदन ज्वालामुखी। तो दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी की बात की जाए, दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी, तो जब ज्वालामुखी का उद्गार एक दरार के माध्यम से होता है, तो जब ज्वालामुखी का उद्गार एक दरार के माध्यम से होता है तो उसे दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी कहते हैं। इनमें क्षारीय मैग्मा निकलता है। कैसा? क्षारीय। और केंद्रीय उद्भेदन में अम्लीय। इनमें मैग्मा का प्रसार अधिक होता है। क्यों? क्योंकि ये द्रवित ज़्यादातर द्रव के रूप में होते हैं। इनमें मैग्मा का प्रसार अधिक होता है। ज्वालामुखी का प्रसार जो है एक बड़े क्षेत्रों में होता है। इनमें ज्वालामुखी का प्रसार एक बड़े क्षेत्रों में होता है। यदि प्रसार मोटा होता है तो ज्वालामुखी पठार का निर्माण होता है, और यदि ज्वालामुखी का प्रसार काफ़ी बड़े क्षेत्रों में होता है तथा पतला होता है तो ज्वालामुखीय मैदान का निर्माण होता है। तो इसमें यदि ज्वालामुखी का प्रसार एक बड़े क्षेत्रों में होता है, अर्थात यदि ज्वालामुखी का प्रसार मोटा होगा और गाढ़ा होगा, तो उस कंडीशन में ज्वालामुखी पठार का निर्माण होगा। लेकिन जब ज्वालामुखी प्रसार काफ़ी बड़े क्षेत्रों में होगा तथा पतला होगा तो ज्वालामुखीय मैदान का निर्माण होगा। इनमें शांत द्रव प्रसार होता है। द्रव प्रसार कैसा होता है? शांत होता है। अब उदाहरण की बात की जाए तो महाराष्ट्र का पठार, मालवा का पठार, कोलंबिया का पठार। तो महाराष्ट्र का पठार, मालवा का पठार, कोलंबिया का पठार, ये सभी जो है ज्वालामुखीय पठार हैं जो दरारी उद्भेदन के आधार पर इनका निर्माण हुआ है। दरारी उद्भेदन के आधार पर याद रखेंगे, ज्वालामुखीय और जो विसुवियस प्रकार के ज्वालामुखी हैं, इन दोनों का आवाज़ एक समान होता है। कितना? एक समान। याद रखेंगे। अब हम लोग आते हैं उद्गार की अवधि के आधार पर। तो उद्गार की अवधि के आधार पर ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? उद्गार की अवधि के आधार पर या सक्रियता के आधार पर 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। एक है सक्रिय ज्वालामुखी। क्या नाम है? सक्रिय ज्वालामुखी, जिसे एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। दूसरा है सुषुप्त ज्वालामुखी, जिसे डोरमेंट कहते हैं। तीसरा है मृत या शांत ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट वोल्केनो। तो सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब होता है एक्टिव, जो लगातार उद्गार होते रहता है। सुषुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं? डोरमेंट, जो सोया अवस्था में है, जिसमें कहीं पे उद्गार हुआ था, अब बंद हो गया है, लेकिन उसके चांसेज भविष्य में उद्गार होने के रहते हैं। और जो मृत या शांत होता है, अर्थात कभी उद्गार हुआ था लेकिन अब उसकी उद्गार होने की संभावना बिल्कुल ही समाप्त हो चुकी है, तो उसे मृत या शांत अर्थात एक्सटिंक्ट वोल्केनो कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सक्रिय। एक निश्चित समयांतराल पर जब ज्वालामुखीय पदार्थ बाहर निकलते रहता है तो इस प्रकार के ज्वालामुखी को हम लोग सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। तो जब एक निश्चित समयांतराल के बाद ज्वालामुखी विस्फोट के समय ज्वालामुखीय पदार्थ बाहर निकलता है तो उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे कि माउंट मोना लोआ और माउंट मोनाकी हवाई द्वीप। तो हवाई द्वीप का माउंट मोना लोआ और माउंट मोनाकी, माउंट किलायू, ये सभी क्या हैं? सक्रिय ज्वालामुखी हैं। इसके बाद माउंट इरेबस, जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन? माउंट इरेबस या माउंट
एब्रूस कहते हैं, जो कि अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। उसके बाद माउंट कोटोपैक्सी, जो कि इक्वाडोर में है, दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है और विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके बाद ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो जो कि चिली और अर्जेंटीना में है, दक्षिण अमेरिका में, ओजस डेल सलाडो। इसके बाद आइसलैंड का डेफ्ला पर्वत, आइसलैंड का डेफ्ला पर्वत। बैरन द्वीप, जो कि भारत का एकमात्र, साथ ही साथ दक्षिण एशिया में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप कहाँ पे है? मध्य अंडमान में है, अंडमान निकोबार में, मध्य अंडमान में है। माउंट ताल, जो कहाँ पे है? फिलीपींस में, फिलीपींस का माउंट ताल। माउंट एटना इटली का माउंट एटना। माउंट स्ट्राम्बोली जो कि इटली में है, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। ये सभी क्या हैं? तो ये सभी जो हैं सक्रिय ज्वालामुखी हैं विश्व में, याद रखेंगे। सभी हम लोग आगे देखेंगे भी। इसके बाद देखते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। इसके बाद है सुषुप्त ज्वालामुखी। तो सुषुप्त ज्वालामुखी की बात की जाए कि लंबे समय से कहीं विस्फोट नहीं हुआ, परंतु अचानक से विस्फोट होने की या भविष्य में किसी विस्फोट होने की संभावना बनी रहती है, तो उसे ही कहते हैं सुषुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी। तो सुषुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या है कि लंबे समय से विस्फोट नहीं हुआ, लेकिन कभी भी विस्फोट हो सकता है, या फिर भविष्य में इसके विस्फोट होने की संभावना काफ़ी तेज होती है, तो इसे ही प्रसुप्त अर्थात डोरमेंट वोल्केनो कहते हैं, सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे कि माउंट विसुवियस इटली में है, माउंट विसुवियस पर्वत क्या है? इटली में है। क्रोकाटोआ इंडोनेशिया में है, क्रोकाटोआ कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है। नारकोंडम जो है वो भारत में है, हालांकि नारकोंडम को अब मृत ज्वालामुखी की श्रेणी में रखा गया है। नारकोंडम द्वीप भारत में है, जो कि अंडमान निकोबार में है। माउंट फ्यूजियामा कहाँ पे है? जापान में, माउंट फ्यूजियामा जापान में है, और ये सभी प्रसुप्त ज्वालामुखी हैं। इसके बाद बात की जाए तो मृत या शांत ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट वोल्केनो। तो लंबे समय से इसमें उद्गार नहीं हुआ है और आगे निकट भविष्य में किसी प्रकार की उद्गार की संभावना नहीं होती है, तो उन्हें मृत या शांत ज्वालामुखी कहते हैं, कि जिसमें किसी प्रकार का विस्फोट पहले हुआ था और लंबे समय से उद्गार नहीं हुआ और भविष्य में भी इसके उद्गार होने की संभावना नहीं है, तो उसे मृत या शांत ज्वालामुखी कहते हैं। उदाहरण के तौर पे बात की जाए तो कोपा पर्वत म्यांमार, म्यांमार का कोपा पर्वत। देवबंद ज्वालामुखी ईरान, तो देवबंद ज्वालामुखी ईरान। उसके बाद कोह सुल्तान ज्वालामुखी ईरान, कोह सुल्तान और देवबंद दोनों मृत ज्वालामुखी हैं। इसके बाद केनिया का केनिया पर्वत, केनिया का केनिया पर्वत। इक्वाडोर का माउंट चिम्बराजो, इक्वाडोर का माउंट चिम्बराजो। चिली और अर्जेंटीना में है माउंट एकांकागुआ, जो कहाँ पे है? एंडीज पर्वत पर, और यह संसार का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। कौन? माउंट एकांकागुआ संसार का सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी है, याद रखेंगे, ये मृत ज्वालामुखी है। ठीक है, तो इसके बाद है माउंट किलिमंजारो।
जो कि अफ्रीका के तंजानिया में है और अफ्रीका का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, माउंट किलिमंजारो। और हम लोगों ने पढ़ा भी है कि यह किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत भी है। तो माउंट किलिमंजारो अफ्रीका के तंजानिया में है और अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और सबसे ऊंची ज्वालामुखी है, जो क्या है, तो मृत ज्वालामुखी है। एक बात याद रखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया महादेश में एक भी ज्वालामुखी पर्वत नहीं है, तो खासा इंपॉर्टेंट है। तो पूछा जाएगा कि किस महादेश में एक भी ज्वालामुखी पर्वत नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया महादेश में। संयुक्त राज्य अमेरिका का मृत और लैकोलिक पर्वत का निर्माण करता है हेनरी पर्वत। एक है हेनरी पर्वत जो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक मृत ज्वालामुखी है, साथ ही साथ यह एक लैकोलिथ पर्वत है। कैसा है लैकोलिथ, हम लोग अभी देखेंगे लैकोलिथ, बैकोलिथ, ये सबको फैकोलिथ। तो हेनरी पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका का मृत ज्वालामुखी है, साथ ही साथ एक लैकोलिथ पर्वत है। इसके बाद शास्ता पर्वत। तो शास्ता पर्वत की बात की जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका का यह पश्चिमी कोर्डिलेरा में, संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी कोर्डिलेरा में पड़ता है। उसके बाद रेनियर पर्वत, यह भी संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी कोर्डिलेरा में पड़ता है। और एक है हुड पर्वत, संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी कोर्डिलेरा में पड़ता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी कोर्डिलेरा में 3 प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं, शास्ता पर्वत, रेनियर पर्वत और हुड पर्वत। ये तीनों क्या हैं, तो ज्वालामुखी हैं, सक्रिय, तीनों सक्रिय ज्वालामुखी हैं। तो जगह याद रखेंगे, शास्ता पर्वत, रेनियर पर्वत और हुड पर्वत कहाँ पे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी कोर्डिलेरा में। इसके बाद पोपा कैपिटल पर्वत, यह मैक्सिको का सक्रिय ज्वालामुखी है। पोपा कैपिटल पर्वत मैक्सिको में है, उत्तर अमेरिका में, और एक एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय। विश्व का सर्वोच्च मृत ज्वालामुखी है, चिली और अर्जेंटीना में पड़ता है, माउंट एकांकागुआ, माउंट एकांकागुआ एंडीज पर्वत पर। अब है कि ज्वालामुखी की स्थलाकृति की बात करेंगे। तो ज्वालामुखी की स्थलाकृति जो है वह कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की। एक है आंतरिक या आंतरिक स्थलाकृति, जिसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। आंतरिक स्थलाकृति जिसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। इसमें कई प्रकार होते हैं। एक है बैकोलिथ, लैकोलिथ, लैपोलिथ, फाइकोलिथ, डाइक, सील और सीट। कौन कौन, बैकोलिथ, लैकोलिथ, लैपोलिथ, फाइकोलिथ, डाइक, सील और सीट। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले आंतरिक स्थलाकृति क्या है, कि धरातल के अंदर में जब मैग्मा के जमने पर विभिन्न विभिन्न आकृतियों का निर्माण होता है, तो उसे हम लोग आंतरिक स्थलाकृति कहते हैं। कि धरातल के अंदर में ही जब मैग्मा जमता है और जमने के बाद विभिन्न विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करता है, तो उसे आंतरिक स्थलाकृति या आंतरिक स्थलाकृति कहते हैं। इसमें मैग्मा की ताकत कमज़ोर होती है और स्थल मंडल को पार नहीं कर पाती है। जैसे कि ये दुर्बलता मंडल है, तो यह जो दुर्बलता मंडल है, तो इस दुर्बलता मंडल में ये मैग्मा हाउस है। इस मैग्मा हाउस से ये मैग्मा जो है ज्वालामुखीय नली के माध्यम से बाहर निकला। जब बाहर निकला तो ऊपर में क्या है, ऊपर में यहाँ पे है जो ऊपरी चट्टान है, ऊपरी स्थलाकृति है, तो उसको यह पार नहीं कर पाया। स्थल मंडल है। कौन सा मंडल है, ये स्थल मंडल है। अब इस स्थल मंडल को यह पार नहीं कर पाया। जब पार नहीं कर पाएगा तो यहीं पे क्या करेगा कि यह जम जाएगा, यहीं पे यह जम जाएगा, जिसे हम लोग बैकोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं, बैकोलिथ कहते हैं। तो धरातल के ऊपरी सतह के नीचे
एक बड़े गुंबद के आकार के रूप में जब मैग्मा जम जाता है इसे बैकोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं? बैकोलिथ। और उसके बाद है लैकोलिथ। मैग्मा धरातल के नीचे एक छोटे गुंबद के रूप में जम जाता है। तो वही जब इस तरह से न जम करके छोटे गुंबद के रूप में जमता है तो उसे लैकोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं? लैकोलिथ। और जब मैग्मा धरातल के नीचे एक तस्तरी के रूप में जम जाता है, तस्तरी का मतलब होता है कटोरा, इस तरह, तो उसे हम लोग लैपोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं? लैपोलिथ। और फाइकोलिथ किसे कहते हैं? तो अभिनति और अवनति के आधार के रूप में मैग्मा भूगर्भ रूप में जम जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे हम लोग फाइकोलिथ कहते हैं। अर्थात इस रूप में अभिनति और अवनति, इस रूप में, इसको अभिनति कहते हैं, इसको अवनति। तो इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग फाइकोलिथ कहते हैं। क्या? इस आकार को फाइकोलिथ। जब मैग्मा का दीवार की भांति जमा होकर खड़ा हो जाता है उसे डाइक कहते हैं। जब मैग्मा जो है जम कर एक दीवार की भांति खड़ा हो जाता है उसे डाइक कहते हैं। ऐसे खड़ा हो जाएगा। सील किसे कहते हैं? सील और सीट। सील और सीट जो है इसमें मैग्मा क्षैतिज रूप में जम जाता है। तो मैग्मा का जो क्षैतिज जमाव है वह मोटा होता है और क्षैतिज जमाव को क्या कहते हैं? सील कहते हैं। जबकि जब पतला क्षैतिज जमाव होता है उसे सीट कहते हैं। सीट। तो सील और सीट समझ में आ गया होगा कि जब मैग्मा इस रूप में, क्षैतिज रूप में, जब मोटा रूप में जम जाता है तो इसे हम लोग सील कहते हैं। और यही जब पतला रूप में जमता है तो इसे सीट कहते हैं। सीट। समझ में आ गया होगा। तो दूसरा है धुआंरा। क्या है? धुआंरे। धुआंरे जो है जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जब मैग्मा का उत्सर्जन समाप्त हो जाता है तो मैग्मा का जब उत्सर्जन समाप्त हो जाता है तो केवल धुआं और राख उड़ते रहते हैं और इसी परिस्थिति को धुआंरे कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जो धुआं और गैस निकलता है तो उसी को हम लोग धुआंरे कहते हैं। ठीक है। तो ज्वालामुखी उद्गार की समाप्ति के बाद मैग्मा का उत्सर्जन समाप्त हो जाता है और कुछ दिनों के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी निकलते रहते हैं जिसे धुआंरा कहते हैं। तो ज्वालामुखी उद्गार जब समाप्त हो जाता है तो उसके बाद मैग्मा का उत्सर्जन समाप्त हो जाता है और इसके बाद तापमान धीरे धीरे ठंडा होने लगता है और केवल गैसीय पदार्थ ही बाहर निकलता है जिसमें हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी बाहर गैस उत्सर्जित होते रहते हैं जिन्हें धुआंरा कहते हैं। सबसे अधिक याद रखेंगे, सबसे अधिक कौन सा अगर इन धुआंरों में सबसे अधिक गंधक की मात्रा हो जाए तो इसे गंधकीय धुआंरा या सुल्फ तारा कहते हैं। तो इन धुआंरों में यदि गंधक की मात्रा अधिक हो जाए तो इन्हें सुल्फ तारा या गंधकीय धुआंरा कहते हैं। धुआंरा एक लैटिन शब्द फ्यूमारोल से बना है। किससे? फ्यूमारोल से, जिसका मतलब होता है धुआं। क्या होता है? धुआं। उदाहरण के तौर पे संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का में 10,000 धुओं की घाटी है। तो याद रखेंगे, पूछा जाता है कि 10,000 धुओं की घाटी या 10,000 धूम्र की घाटी या 10,000 धुआंरे की घाटी कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का में। ईरान का देवबंद ज्वालामुखी। कौन? ईरान का देवबंद ज्वालामुखी। यह भी क्या है? तो एक प्रकार का धुआंरा है, इससे लगातार धुआं निकलते रहता है। आइसलैंड का हेनला पर्वत। आइसलैंड का हेनला पर्वत और न्यूजीलैंड में प्लेंटी की खाड़ी में हवाई द्वीप का धुआंरा। कौन? न्यूजीलैंड में प्लेंटी की खाड़ी में हवाई द्वीप का धुआंरा।
अब है भूतापीय ऊर्जा। कौन है? भूतापीय ऊर्जा। यह भूतापीय ऊर्जा क्या है? तो जियोथर्मल एनर्जी। यह जो है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, अर्थात ऊर्जा का यह नवीकरणीय स्रोत है जिसमें ऊर्जा बनता है और फिर समाप्त हो जाता है। ज्वालामुखी विस्फोट वाले भूगर्भ के तापमान से रेडियो सक्रिय खनिज का उत्पादन होता है। तो भूतापीय ऊर्जा में किस चीज़ का उत्पादन होता है? तो जब ज्वालामुखी विस्फोट हो जाएगा तो भूगर्भ के तापमान से रेडियो सक्रिय खनिज का ही उत्पादन होगा। लद्दाख का पुगा घाटी, यह भारत का एक भूतापीय ऊर्जा का स्रोत है। लद्दाख का पुगा घाटी। हिमालय का कुल्लू और मणिकर्ण। कौन? हिमालय का कुल्लू और मणिकर्ण। हरियाणा का सोहना जिला, हरियाणा का सोहना जिला और छत्तीसगढ़ का तातापानी। इन सभी इलाकों में भूतापीय ऊर्जा के स्रोत की प्राप्ति हुई है। कौन? छत्तीसगढ़ का तातापानी, हरियाणा का सोहना, लद्दाख का पुगा घाटी और हिमालय का कुल्लू और मणिकर्ण। अब एक इम्पॉर्टेंट आता है विश्व में ज्वालामुखी का वितरण। विश्व में ज्वालामुखी का वितरण, जो 4 प्रकार के वितरण है विश्व में ज्वालामुखी का। पहले को कहते हैं परिप्रशांत मेखला। परिप्रशांत मेखला जिसे अग्निवलय कहते हैं, अग्निवलय, रिंग ऑफ फायर। अब अग्निवलय इसलिए कहते हैं क्योंकि इस प्रशांत महासागर के चारों तरफ ज्वालामुखी का बहुत बड़ा क्षेत्र है, सबसे बड़ा क्षेत्र है, चारों तरफ ज्वालामुखी ज्वालामुखी पर्वत हैं, तो इसे रिंग ऑफ फायर या परिप्रशांत मेखला कहते हैं, इसे अग्निवलय कहते हैं। यहाँ 63% जो है ज्वालामुखियाँ हैं। कितना प्रतिशत? 63%। दूसरा है मध्य अटलांटिक पेटी। मध्य अटलांटिक पेटी या मध्य महासागरीय महाद्वीपीय पेटी, जहाँ पे 21% क्या है? तो 21% ज्वालामुखी है मध्य अटलांटिक पेटी में। तीसरा है मध्य सागरीय पेटी, जो कि कटक क्षेत्रों में पाया जाता है। कटक का मतलब होता है जहाँ प्लेटें टकराती हैं, उसे कटक कहते हैं। तो मध्य सागरीय पेटी 15% वहाँ पे है कटक क्षेत्रों में। और अंतरा प्लेट क्षेत्र जो कि हॉट स्पॉट एरिया में होता है, जो कि भ्रंश घाटी के क्षेत्र या हॉट स्पॉट में होता है, ये 1% है। कितना? 1%। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि कहाँ पे होता है ज्वालामुखी? तो परिप्रशांत मेखला में, परिप्रशांत मेखला की पेटी में 63%, जिसे रिंग ऑफ फायर या अग्निवलय कहते हैं। दूसरे नंबर पर है मध्य महाद्वीपीय पेटी या मध्य अटलांटिक पेटी, जहाँ पे 21% होता है। तीसरा है मध्य सागरीय पेटी, कटक क्षेत्र में 15%। और अंतरा प्लेट क्षेत्र, जहाँ फिर जिसे हॉटस्पॉट का एरिया कहते हैं, भ्रंश घाटी कहते हैं, 1%, वहाँ पे ज्वालामुखी का वितरण होता है। तो सभी चीज़ को हमने डिटेल्स देख लिया। अब यहाँ पे देखिए चित्र के माध्यम से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। किसके माध्यम से? चित्र के माध्यम से, और ये चीज़ें आसानी से और बढ़िया समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये है ज्वालामुखी, ये है मैग्मा हाउस। मैग्मा हाउस से यहाँ से मैग्मा निकला, ये मैग्मा हाउस है, और यहाँ से मैग्मा बाहर निकल रहा है। जैसे ही बाहर निकलेगा तो ये चट्टान, ये भारत, ये है जमा हो गया, भूपर्पटी को पार कर नहीं किया तो यहाँ पे जमा हो गया स्टॉक के रूप में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बैकोलिथ। यही बैकोलिथ है। इसके बाद यह जब आकार में छोटा हो गया, ये देखिए छोटा हो गया, तो इसको बोलते हैं लाइकोलिथ। ये गुंबद के आकार में है, ये गुंबद जो है थोड़ा सा बड़ा है, ये छोटा है, ये हो गया लाइकोलिथ। और ये जो पतला जो है दीवार के रूप में छोटा सा है, ये जम गया, इसे डाइक कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए डाइक है। और उसके बाद यहाँ पे जो छोटा
सा बनता है क्षैतिज रूप में, तो इसे सील कहते हैं, सील। और मोटा वाला को बोलते हैं सीट। ये मोटा वाला को सील और पतला वाला को सीट, इस तरह से क्षैतिज जमा हुआ है, ठीक है। और ये हो गया वोल्केनो ज्वालामुखी, ये उसकी ज्वालामुखी नली है, ये ज्वालामुखी शंकु है, ज्वालामुखी शंकु है। ये लावा फ्लो हो रहा है, ये देखिए लावा फ्लोज। और इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पाइक्रोक्लास्टिक बोलते हैं। याद रखेंगे, क्या बोलते हैं? पाइक्रोक्लास्टिक। तो एग्जाम में पूछा जाता है, ये जो पूरी प्रक्रिया बनती है, लावा से चट्टान बनता है, इसको क्या बोलते हैं? पाइक्रोक्लास्टिक। पाइक्रोक्लास्टिक। ठीक है, ये चीज़ें आसानी से समझ में आ गई होगी। अब ये देखिए वोल्केनिक नेक है, गला है, अर्थात नली है, वोल्केनिक नेक है। और ये देखिए वोल्केनो है ज्वालामुखी का, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी देखिए चित्र दिया गया है, ये प्लूटोन है, ये मैग्मा चेम्बर है, यहाँ से मैग्मा निकल रहा है अलग अलग भागों में। यहाँ पे ज्वालामुखी बन रहा है, ज्वालामुखी के बाद उद्गार हो रहा है और इससे ये राख निकल रहा है, ये सभी राख है, एस्प्ल्यूम है। उसके बाद यहाँ पे सिंडर कोन बन रहा है। देखिए जो ज्वालामुखी का क्रेटर है उसे सिंडर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? सिंडर, सिंडर या क्रेटर। तो ये है सिंडर कोन। और यहाँ पे देखिए लावा बह रहा है, ये सील बना, ये सील है, ये लंबे आकार का बना तो डाइक कहला गया। और ये देखिए ये लैकोलिथ है, जो गुंबद के आकार में थोड़ा सा बड़ा बन गया, लैकोलिथ। इसके बाद स्टॉक विथ रेडिएटिंग डाइक्स, तो डाइक के रेडिएशन के लिए स्टॉक है यहाँ पे, ये पैलिसेड है। यहाँ पे भी कुछ चित्र दिखाए गए हैं, इसे भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि ये क्रेटर है, ये क्रेटर है जो कि ज्वालामुखी का मुंह होता है। इफ फिल्ड विथ वाटर ए क्रेटर टेक लेक इज फॉर्म, यदि इसमें पानी भर जाए तो एक क्या बनेगा? क्रेटर झील बनेगा। जैसे कि महाराष्ट्र का जो लोनार झील है, यह एक क्रेटर झील है, महाराष्ट्र का लोनार झील। कौन? महाराष्ट्र का लोनार झील, ये एक क्रेटर झील है। ज्वालामुखी आया, उसके बाद इसमें पानी भर गया, तो उसी क्रेटर में पानी भरने के बाद एक झील का निर्माण हुआ। ये कोन है, शंकु के आकार का है, तो ये कैसा है? कोन है। ये भेंट है, भेंट का मतलब होता है नली, नस। उसके बाद ये है ऐस, ऐस का मतलब होता है राख और धुआं, राख और धुआं। और यहाँ पे देखिए ये है फौला रोड, ये है फौलारोल, अर्थात जो धुआं के क्षेत्र होते हैं, धुआं को हम लोग फ्यूमारोल कहते हैं, फ्यूमारोल। ये है लावा, ये सभी लावा निकल रहे हैं पीला पीला। और ये साइड वेंट है, किनारे की नली है, और ये मेन नली है। और ये है फ्यूमारोल, अर्थात धुआं, धुआंरे। क्या है? धुआंरे हैं।